Bismillahirrahmanirrahim. Next topic of our discussion is applications of chemical equilibrium in industry. यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दो मेन गैसेस जो हैं इनकी प्रिपरेशन का प्रोसेस देखते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे इक्विलिब्रियम से हम किस तरह से इनकी यील्ड को इंक्रीज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अमोनिया एंड सेकंड वन इज़ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया देखते हैं। अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाबर्स प्रोसेस। हाबर इज़ नेम ऑफ अ जर्मन केमिस्ट जिसने सबसे पहले अमोनिया प्रिपेयर की थी इन 1933 में, इसलिए इस नेम को हाबर्स प्रोसेस का नाम दिया गया है। रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर दी सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस। 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen gas to give 2 moles of ammonia gas. The reaction is exothermic reaction. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। 92.46 किलोजोल पर मोल ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज़ होती है इस केस में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो उस टाइम कंसंट्रेशन चेंज करने से किस तरह से हम अमोनिया की जो यील्ड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने जो कंसंट्रेशन का चेंज था वो देखा था। अब अगर हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं तो हम कंसंट्रेशन को किस तरह से चेंज करेंगे। अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कंटिन्यूसली रिमूव करते रहें। अमोनिया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो इस कमी को कंपनसेट करने के लिए रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करवाएगी और जो हम रिमूव करते जा रहे हैं उस जो कमी को कंपनसेट करती रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके रिएक्शन। तो इस तरह से पहला जो हम कर सकते हैं यहाँ पर वो क्या है, बाय कंटिन्यूअल विदड्रॉल ऑफ अमोनिया आफ्टर इंटरवल्स, यानी डिफरेंट टाइम पे आप रिमूव करते रहें। द इक्विलिब्रियम will shift towards forward direction in accordance with ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर या वॉल्यूम को किस तरह से चेंज करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। इसको भी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये रिएक्शन इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अनइक्वल हैं, इसलिए हम प्रेशर या वॉल्यूम का चेंज इसमें स्टडी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम है जब नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दी प्रोडक्ट्स। उस केस में हमने देखा था कि Kc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सेम जिस तरह से सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस के केस में था। और इस केस में अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो Kc की वैल्यू भी डिक्रीज़ कर जाएगी और जब Kc की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब है हमें इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहिए और वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो Kc की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज हम करके अमोनिया की यील्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज़ द प्रेशर टू डिक्रीज़ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल। 4 moles of the reactants combine to give 2 moles of products. High pressure will shift equilibrium position towards right to give more and more ammonia. किस वजह से ये राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ये मैंने आपको बता दिया है। थर्ड पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर का चेंज। टेम्परेचर को किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे कि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। तो ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उस डिक्रीज़ को कंपनसेट करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट हम ये करेंगे, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल शिफ्ट इट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे अमोनिया प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो यकीनन हमें अमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड चाहिए, उसकी अमाउंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि अमोनिया की ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करवाएं तो हमें इन 3 पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट कंसंट्रेशन चेंज का, जिसमें कंटिन्यूसली अमोनिया को विड्रॉ करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट
टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज का, वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दें, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और तीसरा पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर डिक्रीज़ करें, रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और अमोनिया प्रोड्यूस होगी। सो हाई प्रेशर, low temperature and continual removal of ammonia will give maximum yield of ammonia। इसके बाद ये सारा आप इसको नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, एट वेरी हाई प्रेशर। अब हमने ये कहा कि वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे। वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए हमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर को भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दें, तो यील्ड अमोनिया की हमें मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हमें अमाउंट नहीं मिलेगी, बल्कि मैक्सिमम अमाउंट हमें अमोनिया की मिलेगी। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया जाता है तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है, रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो फिर हमें कंडीशंस को इस तरह से सेट करना पड़ता है कि हम मैक्सिमम यील्ड अटेन कर सकें। तो हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को मॉडरेटली इंक्रीज़ करना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा भी ना इंक्रीज़ करें, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो उस टाइम, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा हमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्रीज़ करने से रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी और घंटों या फिर दिन भी लग सकता है, पूरा दिन लग सकता है, 2-3 दिन लग सकते हैं, और इकोनॉमिकली हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर मॉडरेटली इंक्रीज़ कर देंगे, थोड़ा ना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे ना ज़्यादा कम करेंगे, दरमियान में रखेंगे। और मॉडरेटली इंक्रीज़ करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमें अमोनिया की ज़्यादा यील्ड मिले और रिएक्शन भी फास्ट हो। रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। पहले भी मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड या रेट को इंक्रीज़ कर देता है। तो स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करते हुए मॉडरेट टेम्परेचर पे और मॉडरेट प्रेशर पे हम अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर्स और प्रेशर पे रिएक्शन करवाया गया और जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे अमोनिया की यील्ड मैक्सिमम मिली वो 200 से 300 के दरमियान में प्रेशर है, 200 से 300 एटमॉस्फेयर के दरमियान में, और टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यहाँ पर टेम्परेचर 673 केल्विन बताया गया है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें तो 673 केल्विन हो जाता है। केल्विन में चेंज करने के लिए आप 400 के साथ 273 को प्लस कर देंगे। और कैटलिस्ट कौन से यूज़ किए जाते हैं, आयरन क्रिस्टल्स हैं, पीसेज ऑफ आयरन क्रिस्टल्स, और उसको एम्बेड किया हुआ है यानी मिक्स किया हुआ है विद मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले आपको बताए हैं, और उन 3 पॉइंट्स के बाद आपने ऑप्टिमम कंडीशंस बतानी। ऑप्टिमम कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिस पे यील्ड मैक्सिमम होती है। तो ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ प्रेशर जो है वो 200 से 300 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर के लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कैटलिस्ट जो है वो भी आपने बताना है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जिन पे अब अमोनिया की यील्ड मैक्सिमम होगी। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर जब हम ये कंडीशंस यूज़ करते हैं 35% अमोनिया मिलती है, 35% बाय वॉल्यूम, और अमोनिया गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। हमने उसको लिक्विड में चेंज कर लेना है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करें, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे रेफ्रिजरेशन कॉइल्स को यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से अमोनिया कंडेंस हो जाएगी यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बहुत कम टेम्परेचर पे ये बॉयल कर जाती है। लेकिन नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कम होता है। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कोई भी जो कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है वो उतना ही जल्दी गैस में चेंज हो जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम होता है, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में रहेंगी, जबकि अमोनिया जो है
NH3 वो कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और उस लिक्विड को हम इजीली सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि जब तीनों गैस की फॉर्म में होंगी उस मिक्सचर को हम यूज़ नहीं कर सकते। जब हमने मिक्सचर में से अमोनिया को सेपरेट करना है, इसलिए हमने उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया और लिक्विड को ईजीली हम रिमूव कर लेंगे। और लिक्विड के अलावा वहाँ पर जो गैसेस मौजूद होती हैं वो ऑब्वियसली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होंगी, और उसको दोबारा से रिसाइकल पंप के थ्रू हम किधर भेज देंगे, रिएक्शन चैम्बर के अंदर, जहाँ पर वो दोबारा से रिएक्ट करके अमोनिया गैस में चेंज हो जाएंगी। और अर्थ के ऊपर पूरी वर्ल्ड में 13% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन को चेंज किया जाता है अमोनिया के अंदर बाय हाबर्स प्रोसेस। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हर जगह पर तकरीबन जो अमोनिया प्रोड्यूस की जाती है 13% उसका हाबर्स प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। और जितनी भी अमोनिया प्रिपेयर की जाती है, अब देखते हैं अमोनिया का क्या यूज़ है। जितनी भी अमोनिया प्रिपेयर की जाती है उसमें से 80% ऑफ अमोनिया को फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, यानी खादें बनाने के लिए, और बाकी जो 20% है उसको एक्सप्लोसिव्स यानी धमाका खेज़ मवाद बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन एंड अदर पॉलीमर्स। नाइलॉन रबर है, एक पॉलीमर है, और नाइलॉन के अलावा डिफरेंट पॉलीमर्स बनाने के लिए भी अमोनिया को यूज़ किया जाता है। इस तरह हाबर्स प्रोसेस के थ्रू हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया है और इसके अंदर हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को यूज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग हम अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड अटेन कर सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स को फॉलो ना करें तो फिर हम अमोनिया की यील्ड मैक्सिमम अटेन नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड डिस्कस करेंगे। रिएक्शन के थ्रू इसको देखते हैं। रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट heat is released, 194 किलोजोल पर मोल ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड, एनर्जी इज़ रिलीज। इसका मतलब है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस केस में फेवरेबल होते हैं, जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाता है। तो इस केस में भी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं सबसे पहले, तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस पहले पॉइंट के थ्रू हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस की यील्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इसका मतलब है यील्ड ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस इंक्रीज़ करेगी। दूसरा पॉइंट हम प्रेशर वॉल्यूम का देखेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से किस तरह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। ये इस रिएक्शन के केस में भी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो स्मॉलर हैं देन रिएक्टेंट, इसलिए Kc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब है अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो Kc की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, और Kc की वैल्यू अगर डिक्रीज़ करेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। सिंपली व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड वॉल्यूम डिक्रीजेज, व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेज वैल्यू ऑफ Kc आल्सो डिक्रीजेज, देन रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ये वैल्यू ऑफ Kc। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने से भी हमें मैक्सिमम यील्ड मिल सकती है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की। और इस सेकंड पॉइंट की बजाय हम एक जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे इसको ऐड कर देते हैं। रिएक्टेंट साइड पे किसी भी रिएक्टेंट को ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो इस रिएक्शन के केस में ज़्यादातर हम ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस की अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है, यील्ड इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस केस में भी हमने उन्हीं 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है जो हाबर्स प्रोसेस के अंदर करते हैं। सेम उसी तरह का ये रिएक्शन है। इस केस में भी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से, प्रेशर इंक्रीज़ करने से, वॉल्यूम डिक्रीज़ करने से और कंसंट्रेशन जो है अगर उसका देखें तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करते रहें या प्रोडक्ट साइड पे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड रिमूव करते रहें, इन तीनों केसेस में यील्ड ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन इस केस में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है, तो हमें एक मॉडरेटली हाई टेम्परेचर चाहिए। ये रिएक्शन स्टार्ट करवाया जाता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर्स।
जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद मैक्सिमम यील्ड के लिए जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के केस में पहले पैराग्राफ में ये तीनों पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप सिर्फ इतना बता दें कि ऑप्टिमम कंडीशंस कौन सी हैं। पहले ये बता दें कि रिएक्शन स्टार्ट इस तरह से होगा, इस लाइन को आप कट कर दें, ये चीज़ बताएं कि रिएक्शन स्टार्ट किस टेम्परेचर पे हुआ है। उसके बाद आप सिर्फ मैक्सिमम जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की मैक्सिमम यील्ड के लिए ऑप्टिमम कंडीशन की हेडिंग दें, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो उसमें टेम्परेचर मेंशन करें, टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर मेंशन करें, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। और कैटलिस्ट आपने बताना है कौन सा है। कैटलिस्ट यहाँ पर द मोस्ट इफ़ेक्टिव कैटलिस्ट जो है वनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 या फिर फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम। फाइनली डिवाइडेड यानी उसको छोटे छोटे पीसेस में, फाइनली डिवाइडेड का मतलब है उसको ग्राउंड किया हुआ है, पीस लिया हुआ है आपने, बहुत बारीक जो है उसको कर लिया है। तो फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम या फिर वनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस में प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट आ जाता है। इन तीनों कंडीशंस के अंडर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को डिज़ोल्व करना है नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को कहाँ पर यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के अंदर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम है उस प्रोसीजर का जिसके थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करवाया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे। अब सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करवाना है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जब डिज़ोल्व करेंगे तो ओलियम बन जाएगा और ओलियम के अंदर वाटर ऐड करने से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करवा लिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ किंग ऑफ केमिकल्स। इसको किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहते हैं? किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अंदाज़ा इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से लगाया जा सकता है कि पर ईयर कितना सल्फ्यूरिक एसिड किसी कंट्री में मैन्युफैक्चर करवाया जाता है। जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करवाया जाता है इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे वो कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड है, उतना ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता है।